साथियों, गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। तो हम आज से गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि गुरु किस तरह से फल देते हैं, और विशेषकर सभी लग्नों में, सिर्फ मेष लग्न को छोड़कर, क्योंकि मेष लग्न में तो फल कुछ अलग प्रकार से उच्च और नीच से होते हैं, तो बाकी के सभी लग्नों में सप्तम भाव में स्थित गुरु के फलों के बारे में बात करेंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं वृष लग्न में सप्तम भाव वृश्चिक राशि में गुरु किस तरह से फल देते हैं और क्या फल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सप्तम भाव में गुरु की ही क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए, सप्तम भाव भी लग्न के पैरेलल ही महत्वपूर्ण है। लग्न जहां जन्म है, सप्तम वही मृत्यु है। अब ठीक है, जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होनी ही है, मृत्यु से कौन डरता है, जो आया है उसको जाना है। लेकिन मृत्यु के इतर सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव वास्तव में संसार है और लक्ष्मी का भाव भी सप्तम ही है, और जीवन साथी का संबंध भी सप्तम भाव से है। और सप्तम भाव को जहां संसार कहा गया है, उसके पीछे कारण भी यही है, क्योंकि जब सप्तम भाव जागृत होगा तभी विवाह होगा, और विवाह के पश्चात ही जीवन साथी का आगमन होगा, और उसी के बाद आगे के संसार का निर्माण होता है। बाल बच्चे होंगे, और विवाह के साथ ही दुनिया भर के अनेकों रिश्तेदार स्वतः ही जुड़ जाते हैं। एक नया संसार पैदा हो जाता है। सास, ससुर, साला, साली, जेठ, देवर, जो कि कंवारी अवस्था में नहीं थे, ऐसे रिश्तेदारों के साथ एक नई दुनिया, एक नए संसार का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए सप्तम भाव को संसार कहा गया है। अब सप्तम भाव जागृत होते ही, यानी विवाह होते ही, सारे रागरम छूट जाते हैं और रह जाता है वही नून तेल लकड़ी, मुहावरा आपने सुना होगा। इसलिए सप्तम भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ सप्तम भाव में गुरु की ही चर्चा क्यों, इसके पीछे भी कारण यही है कि गुरु जैसा सदा सर्वदा नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह सप्तम भाव, जो कि इतना महत्वपूर्ण है, उसमें बैठकर क्या फल देता है, इसी को समझने के लिए हमने ये विषय चुना है। अब नैसर्गिक रूप से गुरु को देखा जाए तो गुरु ज्ञान के प्रदाता हैं, संतान के प्रदाता हैं, धन के दाता भी कहा गया है इनको, और विवाह के कारक भी कहे गए हैं। यानी गुरु को हर मामले में शुभ ही माना गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि यह सब गुरु के नैसर्गिक गुणधर्म तो हो सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवमेश होते हैं। इसलिए यह सभी कारकत्व, इनके नैसर्गिक गुणधर्म तो हो सकते हैं, लेकिन जब हम फलित की दृष्टि से बात करेंगे, विचार करेंगे, तो ये नैसर्गिक गुणधर्म किसी काम के नहीं हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। फलित की दृष्टि से गुरु के आधिपत्य वाले भाव के गुणधर्म ही काम में आएंगे, यह याद रखने की बात है। और जो लोग फलित में गुरु के नैसर्गिक गुणधर्मों को किसी भी लग्न में प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं असली फल से चूक जाते हैं। अब हम वृष लग्न में सप्तम भाव में गुरु के बारे में बात करें, उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए। ज्यादातर लोगों ने यह पढ़ा सुना होगा और किताबों में भी लिखा है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं, यानी जिस स्थान में बैठते हैं, उस भाव के फलों को नष्ट करते हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता कुछ और ही है, और यह बात पूरी तरह से गलत है।
जबकि गुरु की मूल प्रकृति यह है कि वह जिस स्थान पर बैठते हैं उस भाव के माध्यम से वहां जो राशि है उस राशि के नैसर्गिक गुणधर्मों को समाप्त कर डालते हैं। एक बार फिर से दोहरा दूं, गुरु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के माध्यम से वहां जो राशि है उस राशि के प्राकृतिक गुणधर्मों को समाप्त करते हैं। यह गुरु के लिए, गुरु के बारे में फलित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है और इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखिए कि यह सूत्र मेष लग्न में भी नहीं लगेगा और यदि गुरु कहीं मकर राशि में बैठे हैं, किसी भी लग्न में हो, यदि मकर राशि में बैठे हैं तब भी यह सूत्र काम नहीं करेगा। इसको ध्यान में रखिए। और इन दोनों स्थितियों यानी मेष लग्न अथवा मकर राशि में बैठे हुए गुरु को छोड़कर अन्य सभी जगह जो फार्मूला हमने बताया वही काम करेगा। यहाँ तक गुरु के फलित के बारे में कुछ प्राइमरी बातें हमने आपको बताई हैं। और आइए अब बात करते हैं वृष लग्न में यदि गुरु सप्तम भाव में बैठे हों तो क्या फल देंगे। अब यहाँ पर वृष लग्न की कुंडली में गुरु सप्तम भाव में बैठे हों वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पर देखते हैं कि यह क्या रिजल्ट देंगे। अब यहाँ गुरु की उच्च राशि कर्क तीसरे भाव में है, तो यह तीसरा भाव तो यहाँ पर एक्टिव होगा और इनकी अपने भाव से दूरी पंचम की है, तीसरे से पंचम भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यहाँ पर ये पंचम भाव भी एक्टिव हो जाएगा। यानी सामान्य नियम के अनुसार तृतीय और पंचम यहाँ गुरु ने एक्टिव कर दिया है। अब यहाँ पर गुरु की नीच राशि मकर नवम भाव में है, तो नवम भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा और नवम भाव से एकादश भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यह एकादश भाव भी यहाँ पर डीएक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर तृतीय और पंचम एक्टिव हुए हैं और नवम एवं एकादश ये डीएक्टिवेट हो गए हैं। अब हम आगे की बात करें उसके पहले इन्हीं भावों के बारे में क्या फल मिलेंगे इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, तृतीय भाव में इनकी उच्च राशि है और दूरी वहां से पंचम है, तो यहाँ तीसरा भाव एक्टिव है, तो जातक के पास तृतीय भाव के सभी कारकत्व मौजूद हैं, जिनमें से एक ज्योतिष शास्त्र भी है, सीए है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अनेकों कारकत्व जो भी तीसरे भाव के हैं वो यहाँ पर मौजूद ही हैं। तो यहाँ तीसरे भाव में जातक की ज्योतिष शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ा देता है और यह जातक ज्योतिष में बहुत पारंगत हो सकता है, क्योंकि यहाँ तृतीय के साथ पंचम का मेल हुआ है और पंचम होता है भविष्य दृष्टा, तो यह एक बहुत अच्छा ज्योतिषी बनने का योग बना देता है। और मान लीजिए यह ज्योतिषी नहीं भी हो तो भी तृतीय यानी इसका पुरुषार्थ, इसकी मेहनत और पंचम यानी इसका भविष्य, तो यह जातक अपने पुरुषार्थ के जरिए अपने भविष्य का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ पर नवम भाव डीएक्टिवेट है, तो यह जातक भाग्य भरोसे बैठने वाला तो होगा नहीं और यह अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पे ही आगे बढ़ेगा, स्वावलंबी होगा, स्वाभिमानी होगा, भाग्य भरोसे नहीं बैठेगा। अब यहाँ पर एकादश भाव भी डीएक्टिवेट है और पंचम भाव एक्टिव है, और पंचम भाव होता है जातक में शराफत और नेकी का, स्वाभिमान का,
यानी जिसका भी पंचम भाव जागृत हो वह कभी भी किसी से धोखा छल कपट नहीं कर सकता, नेक नियत होता है। कुल मिलाकर बात इतनी ही है। तो वो सारे गुण भी इस जातक में रहेंगे। इस गुरु की दशा में नक्षत्रपति है तो उम्र भर के लिए ही। ये जातक किसी को धोखा नहीं दे सकता। इसमें कोई छल बल नहीं होता, बल्कि व्यवहार का धनी होता है, जबान का भी धनी होता है। और इसमें 11वें भाव के ये कोई गुण नहीं रहते हैं। इसमें पंचम बहुत हावी रहता है और तृतीय हावी रहता है। यानी यह गुरु नक्षत्र स्वामी हुआ तो सारे जीवन भर इसमें ये गुण धर्म समाये रहेंगे। यानी यह इसका स्वभाव ही बन जाएगा। और यदि केवल दशा का भोग काल है तो उस दशा के भोग काल में ऐसा होगा। तो इस गुरु के दशा काल में जातक अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से आलस्य और दारिद्र्य का नाश कर डालता है और जीवन में आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर पंचम भाव एक्टिव है तो इस जातक को पुत्र संतान का सुख तो मिल ही जाएगा। इस गुरु के दशा काल में जातक को पुत्र संतान का सुख मिल जाता है। यदि हम देखें तो वृष लगन में गुरु चूंकि अष्टमेश हो जाता है इसलिए यह बहुत अच्छे फल नहीं दे पाता, लेकिन वृष लगन में गुरु की सर्वश्रेष्ठ स्थिति फल देने के मामले में चौथे भाव में होती है। यदि गुरु यहाँ बैठा हो, यदि गुरु यहाँ चौथे भाव में बैठा हो तो यह वृष लगन में सबसे सुंदर फल देता है। और उसके बाद यहाँ 7वें भाव में बैठा हुआ गुरु भी ठीक ठाक फल दे देता है, बाकी जगह स्थिति अच्छी नहीं होती। अब यहाँ तक हमने गुरु के बारे में बातें कर ली, लेकिन अब इसकी एक विशेष स्थिति का विचार करना बाकी रह गया है। अब उसको समझते हैं। अब देखिए गुरु यहाँ पर अष्टमेश है और अपने भाव से द्वादश बैठा है और गुरु की यही स्थिति इसको बहुत विकट बनाती है। हमने इसी चैप्टर में आपसे बात की थी कि गुरु जिस स्थान पर बैठता है उसके माध्यम से वहाँ स्थित राशि के फलों को नष्ट कर डालता है। अब यहाँ उसको लागू करके देखते हैं। अब यहाँ पर गुरु सप्तम भाव में बैठा है वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पर क्या करेगा? अब यहाँ पर सूत्र के अनुसार सप्तम भाव के माध्यम से अष्टम भाव जो कि आयु का है उसको नष्ट करेगा। इसका परिणाम क्या होगा? यदि यह गुरु नक्षत्र स्वामी हुआ तो जातक को पूर्ण आयु का भोग करने में बाधक बनेगा। कहने का मतलब कि नक्षत्रपति होकर यह गुरु जातक को अल्पायु बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान और रखना जरूरी है। इस चैप्टर को आप बहुत आराम से समझिए। जल्दीबाजी करेंगे तो चूक जाएंगे और यही सूत्र काम में आएंगे। यहाँ पर सप्तम के माध्यम से अष्टम को नष्ट करेगा। सप्तम के माध्यम से अष्टम को नष्ट करने का मतलब यह हुआ कि जब तक जातक के पास सप्तम भाव नहीं आएगा, सप्तम भाव के फल जातक नहीं उठाएगा, तब तक उसका अष्टम भाव मौजूद रहेगा और तब तक उसकी आयु को भी कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब सप्तम आ जाएगा, और सप्तम कैसे आएगा? जब विवाह होगा। तो जातक का जब विवाह हो जाएगा तब यह संकट आएगा। यानी जहाँ पर 7 प्लस होगा और 8 माइनस होगा, यानी जब विवाह हो जाएगा उसके बाद अष्टम को नष्ट करेगा। यानी यह खतरे की घंटी बन जाएगा। कहने का कुल मतलब इतना है कि अष्टम यानी आयु के नष्ट होने के लिए माध्यम सप्तम भाव ही बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। और जब तक जातक विवाह नहीं करता तब तक कोई चिंता परेशानी की बात नहीं है। अब इस गुरु में आयु संबंधी जहाँ पर यह दोष है, और दोष भी बड़ा है, छोटा नहीं है, दोष तो दोष होता है, किंतु इसके अलावा अष्टम भाव के सारे दुर्गुणों को, जैसे लंबी अवधि की बीमारियां, दुर्भाग्य, नकारात्मकता जैसे दुर्गुणों से जातक को बचाए रखता है।
और यह जीवन भर ही बचा कर रखेगा। तो आशा करते हैं गुरु के बारे में आपको महत्वपूर्ण तथ्य समझ में आ गए होंगे। अब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने की अपील के साथ ही आज के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे की बात के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।